चैप्टर 55 वायु बल का उपयोग। पिछले अध्याय में दक्ष के सामने आकर अशीर ने कहा कि दक्ष अपना हाथ स्वयं काट लें, क्योंकि वह उससे नहीं जीत सकता। जिस पर दक्ष ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि वह अशीर की ताकत देखना चाहता है। जिसके बाद अशीर ने अहंकारी स्वर में कहा कि अब वह दक्ष को अपना कौशल दिखाएगा। जिसके बाद उसने अपनी डांसिंग वाइंड एजलेट का उपयोग किया और अपनी जगह से गायब हो गया। जिसे देखकर एल्डर शावंत ने कहा कि अशीर की ताकत बढ़ गई है और वह अगले वर्ष शीर्ष 5 शिष्यों में शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ दक्ष शांति से वहां पर खड़ा हुआ था। इसके बाद दक्ष ने अपनी तलवार निकाल ली और उसे तेजी से हवा में लहराने लगा। कुछ समय बाद दक्ष के सिर के ऊपर से किसी की चीख की आवाज आई, जिसके बाद अशीर जमीन पर गिर पड़ा। इस समय उसका एक हाथ कट चुका था, जिसमें से खून निकल रहा था। ये दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस समय सभी सामान्य शिष्य आश्चर्यचकित थे, खासकर इसलिए क्योंकि उन सभी ने दक्ष के बारे में सुन रखा था और वह सभी ये अच्छे से जानते थे कि संप्रदाय में दक्ष को कचरे का बेकार टुकड़ा कहा जाता था। इसलिए वह यही सोचकर बेहद हैरान थे कि कैसे दक्ष ने केवल एक ही हमले से अशीर का एक हाथ काट दिया। सभी सामान्य शिष्य ये बिल्कुल भी नहीं देख पाए कि दक्ष ने अशीर के ऊपर कैसे हमला किया था। लेकिन वही दूसरी ओर कुछ विशिष्ट शिष्य ये देखने में सक्षम थे कि दक्ष ने कैसे अशीर का एक हाथ काट दिया था। उन सभी ने ये साफ देखा था कि दक्ष की तलवार इतनी तेज थी कि वह हवा से ताकत उधार लेने में सक्षम रहा था। यहाँ तक कि उन विशिष्ट शिष्यों में से बहुत से शिष्यों को यह भी लगा कि यह हवा ही थी जिसने दक्ष की तलवार अशीर के हाथ तक पहुंचने से पहले ही अशीर का हाथ काट दिया था। इधर दक्ष के ऐसे कौशल को देखकर कुलपति गजोधर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने हैरानी भरे स्वर में कहा, एक तलवार कौशल जो हवा के साथ मेल खा सकती है और हवा से ताकत उधार ले सकती है। क्या जिन इमारत में ऐसा भी कोई तलवार कौशल है? ये कहते हुए कुलपति गजोधर सोच में डूब गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसा कौशल नहीं देखा था जो वातावरण से शक्ति उधार ले सके। दक्ष की तलवारबाजी बहुत अद्भुत थी। दक्ष की तलवारबाजी को वास्तव में उत्तम के रूप में परिभाषित किया जा सकता था। दक्ष ने अपने हमले में किसी भी प्रकार की अनावश्यक शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उसने बस वायु के प्रवाह का अनुसरण किया और उसकी ताकत का उपयोग अपने लिए करते हुए उससे अशीर का एक हाथ काट दिया। दक्ष ने जानबूझकर अशीर के हाथ पर अपना लक्ष्य साधा था। अगर वह अशीर की जान लेना चाहता तब यह उसके लिए बहुत आसान होता। वह अशीर की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे मार सकता था। दक्ष ने अपनी तलवारबाजी को हवा के साथ मिलाने के लिए किसी भी प्रकार के कौशल का उपयोग नहीं किया था। यह तो बस उसकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान था जो दक्ष ने तब प्राप्त किया था जब वह अकेला पर्वत शिखर पर था। उस समय दक्ष को इस बात का एहसास हुआ था कि तलवार, हवा, पानी और यहां तक कि प्रकृति की सभी चीजों में एक प्रकार का बल होता है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है। जैसे तलवार में तलवार बल होता है और वायु में वायु बल होता है। इस समय दक्ष ने केवल तलवार को तेजी से लहराते हुए उसे वायु के साथ मिलाया था, जिससे तलवार बल और वायु बल के मध्य एक संलयन बन गया और फिर दक्ष ने इस शक्ति का उपयोग करते हुए बड़ी ही आसानी से अशीर का हाथ काट दिया। इस समय कुलपति गजोधर ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ अपने मन में सोचा, क्या उसने अभी सचमुच वायु बल का उपयोग किया था? लेकिन फिर अगले ही पल कुलपति गजोधर ने अपने इस विचार को त्याग दिया। उनके अनुसार दक्ष अभी साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर ही था, तो वह भला वायु बल के प्रयोग को कैसे समझ सकता था? यह दक्ष को लिए असंभव होना चाहिए था। इस दुनिया में कोई भी योद्धा जो साधारण ऊर्जा के स्तर पर है, वह किसी भी प्राकृतिक तत्व की ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था। यह केवल वही योद्धा जो कि शुद्ध ऊर्जा के स्तर तक पहुंच चुके थे और जिनके पास अद्भुत प्राकृतिक क्षमताएं होती थी, केवल वही योद्धा प्राकृतिक तत्वों की ताकत का उपयोग करने में सक्षम थे। अगर कोई साधारण ऊर्जा के स्तर का योद्धा इन शक्तियों का उपयोग करना चाहता था तो वह केवल अपनी मार्शल स्पिरिट की शक्ति के माध्यम से ही ऐसा कर सकता था। साधारण ऊर्जा का एक योद्धा केवल अपनी मार्शल स्पिरिट की शक्ति का उपयोग करने में ही सक्षम था। लेकिन इस लड़ाई में दक्ष ने कभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय नहीं किया था, जिससे कुलपति गजोधर भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि दक्ष ने आखिर ये किया कैसे। इधर जब अनिमा ने दक्ष को केवल एक ही वार से अशीर का हाथ काटते हुए देखा, तब उसने कहा, कचरे का वह टुकड़ा मजबूत हो गया है, लेकिन मेरी नजरों में वह आज भी पहले जैसा ही है। वह अभी भी कचरे का टुकड़ा ही है और वह मेरे लिए कभी भी नहीं बदलेगा। ये कहते हुए अनिमा दक्ष को अपनी उदासीन आंखों से देखने लगी। अनिमा शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच चुकी थी और उसकी मार्शल स्पिरिट जागृति के करीब थी। साथ ही उसके पास आग और बर्फ की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट थी, जिसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण अनिमा को लग रहा था कि दक्ष जैसे कचरे के टुकड़े का उससे कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है। इधर इस समय एल्डर शावंत बहुत ही शर्मिंदा लग रहे थे। उन्होंने अशीर को दक्ष का एक हाथ काटने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने ये कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष इतनी आसानी से अशीर का ही एक हाथ काट देगा। इससे एल्डर शावंत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो।
इस समय दक्ष ने किसी के भी चेहरे की ओर नहीं देखा। उसने सभी को नजरअंदाज कर दिया। वह इस समय पहले की ही तरह अपनी जगह पर शांत खड़ा हुआ था। उसने अपनी तलवार वापस अपनी पीठ पर अपने म्यान में रख ली थी। इस समय वह अपने सामने घुटनों के बल जमीन पर पड़े हुए और दर्द से कराहते हुए अशीर को देख रहा था। लेकिन इस समय दक्ष को अशीर के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वह इस समय अपनी जगह पर ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि अभी वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद दक्ष ने एक मजाकिया अंदाज में कहा, सामान्य शिष्यों के शीर्ष 10 शिष्यों की रैंकिंग में से एक। जब तुमने कहा कि तुम आसानी से मेरा एक हाथ काट दोगे, तब तुमने शायद ये नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी जगह मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा, है ना? मुझे ये वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड क्यों है, जबकि तुम इतने कमजोर हो। अगर मैं तुम्हारा शिक्षक होता तो तुम्हारी ये हालात देखकर मुझे बहुत शर्म आती। दक्ष की ये बात सुनकर अशीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस समय वह दक्ष को कुछ भी कहने की हालत में नहीं था, इसलिए वह सिर्फ अपने दांत पीस कर रह गया। चैप्टर 56 अगली बार मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। पिछले अध्याय में सभी सामान्य शिष्य दक्ष की ऐसी ताकत देखकर हैरान थे। उन्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष ने अशीर का हाथ कैसे काटा। लेकिन कुछ विशिष्ट शिष्यों ने देखा था कि दक्ष की तलवारबाजी इतनी तेज थी कि वह हवा के साथ मेल खा सकती थी, जिसके कारण दक्ष वायु से शक्ति उधार लेने में सफल रहा और फिर दक्ष ने अशीर का हाथ काट दिया। कुलपति गजोधर भी इससे हैरान थे। अनिमा ने कहा कि कचरे का टुकड़ा अभी भी कचरे का टुकड़ा ही रहेगा। इधर दक्ष ने जमीन पर पड़े अशीर को देखते हुए कहा कि अगर वह उसका शिक्षक होता तो उसे अशीर की हालत देखकर शर्म आती, जिसे सुनकर अशीर ने अपने दांत पीस लिए। इस समय अशीर ने अपने दाएं हाथ से अपने बाएं बाह को ढक रखा था। उसके बाएं बाह से अभी भी खून बह रहा था, जो कि सीधे फर्श पर गिर रहा था। इस समय अशीर बहुत डरा हुआ लगा रहा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका हाथ कटा कैसे। यह दृश्य इतना हैरान कर देने वाला था कि किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। फिर कुछ देर बाद अशीर ने दक्ष की ओर भयानक दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मेरा हाथ काटने में सफल रहे। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होती तो तुम कभी भी मेरा हाथ इस समय तक अशीर ने स्वयं को संभाल लिया था और स्थिर कर लिया था और अब वह दक्ष से भयभीत नहीं था। इस समय भी अशीर को यह विश्वास नहीं था कि दक्ष ने अपनी ताकत से उसे हराया था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि दक्ष की ताकत उससे ज्यादा थी। अशीर को लगा कि दक्ष ने लापरवाही से अपनी तलवार को हवा में लहराया था और किस्मत से उसकी तलवार अशीर के हाथ पर लग गई, जिससे उसका हाथ कट गया। अन्यथा दक्ष के लिए ये जानना कैसे संभव हो सकता था कि वह कहाँ था। अशीर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसा सोच रहा था। भीड़ में लगभग सभी सामान्य शिष्य यही सोच रहे थे कि दक्ष की किस्मत अच्छी थी, जिसकी वजह से वह अशीर का हाथ काटने में सफल रहा। अन्यथा वह इतनी तेज गति से भागते हुए अशीर को कैसे देख सकता था और सटीक रूप से उसकी बाईं बाह पर हमला करके उसका हाथ कैसे काट सकता था। जब दक्ष ने अशीर की ये बात सुनी तब वह एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, वास्तव में मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। ये कहने के बाद दक्ष ने अशीर की ओर देखते हुए अपने मन में कहा, अशीर, वास्तव में मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा हाथ किस्मत से काटने में सफल रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें आज तुम्हारी औकात दिखाने का अवसर मिला। ये सोचते हुए दक्ष मुस्कुराते हुए अशीर की ओर देखने लगा। इसके बाद अशीर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और फिर उसने दक्ष की ओर घूरकर देखते हुए कहा, अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अगली बार मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। ये कहने के बाद अशीर तुरंत मुड़ गया और फिर वह मुश्किल से स्वयं को सहारा देते हुए वहां सभी लोगों के सामने से चला गया। अशीर का एक हाथ कट गया था। यह चोट कोई ऐसी चोट नहीं थी जिसे वह स्वयं ठीक कर सकता था। इसके लिए उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। इस समय तक उसका बहुत सारा खून बह चुका था, जिसके कारण वह इतना कमजोर हो चुका था कि वह बमुश्किल ही चल पा रहा था। यदि उसने समय रहते चिकित्सा उपचार नहीं कराया तो उसके हाथ के साथ उसकी जान भी जा सकती थी। इधर अशीर की ये बात सुनकर और उसे ऐसे जाता हुआ देखकर दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष ने कहा, मुझे आशा है कि तुम अगली बार मुझे चुनौती देने जैसा मूर्ख कार्य नहीं करोगे, अन्यथा ये तुम्हारी आखिरी भूल होगी। ये कहने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाया। अशीर अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वह दक्ष से हार गया था और उसने दक्ष की जीत का श्रेय उसकी किस्मत को दे दिया था। ऐसे में अपने स्वभाव के कारण वह दक्ष से बदला लेने जरूर आता और फिर परिणाम स्वरूप वह अपनी जान गंवा बैठेगा। इसी समय एल्डर शावंत ने दक्ष को अपनी क्रोधित आंखों से देखा और फिर उन्होंने कहा, जब तुमसे संप्रदाय के नियमों का पालन नहीं हुआ तब तुमने संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित शिष्य को घायल करने का साहस किया। संप्रदाय के नियम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते और ये बात तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है। तुम संप्रदाय के नियमों को नीची दृष्टि से देखते हो, जिसका तुम अनादर कर सकते हो। इस समय एल्डर शावंत ने दक्ष के ऊपर दोबारा आरोप लगाना शुरू कर दिया।
वह दक्ष को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहते थे। और अब तो दक्ष ने एल्डर शावंत के एक शिष्य को घायल करके उन्हें क्रोधित कर दिया था, जिससे वह उन सभी तरीकों का उपयोग कर रहे थे जिससे वह दक्ष को इस संप्रदाय से निष्कासित कर सकें। जब दक्ष ने एल्डर शावंत की ये बात सुनी, तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, किसी को भी बेवजह दोषी ठहराना और उसे फांसी पर चढ़ा देना बहुत आसान काम है। अगर मैं आपकी बातों को सही तरह से समझ रहा हूं, तो शायद आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अभी अशीर को अपना हाथ काटने देता और फिर इस संप्रदाय से अपमानित होकर बाहर निकाल दिया जाता। इसके बाद इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप चाहते कि मैं संप्रदाय का सम्मान करता। आखिर कौन सा शिष्य उस संप्रदाय का सम्मान करेगा जहां उसका अपमान हुआ और जहां से उसे अपमानित करके निकाल दिया गया हो? क्या आपका ये कहना बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद नहीं है, एल्डर शावंत? ये कहते हुए दक्ष एल्डर शावंत को भड़का रहा था। वो सभी इस समय दक्ष का हाथ काटना चाहते थे, फिर इसके बाद उसे संप्रदाय से निष्कासित करना चाहते थे, और इन सब के बाद वह सभी ये चाहते थे कि दक्ष उनके संप्रदाय का सम्मान करें। ये वास्तव में हास्यास्पद था। इसलिए एल्डर शावंत के पूरी भीड़ के सामने ऐसी बेवकूफी भरी बातें करने का साहस देखकर दक्ष ने उनसे व्यंग्यात्मक लहजे में ऐसा कहा। इसके बाद दक्ष ने एल्डर शावंत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और फिर उसने कुलपति गजोधर की ओर देखते हुए कहा, कुलपति, क्या मुझे मेरे शब्दों में कुछ और जोड़कर मुझे आगे बोलने की अनुमति है? दक्ष ने कुलपति गजोधर से अनुमति इसलिए मांगी क्योंकि वह ये अच्छे से जानता था कि अगर यहां अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसी के पास है तो वह केवल कुलपति गजोधर के पास है। इस समय कुलपति गजोधर के चेहरे के भाव को देखकर यह साफ पता चला रहा था कि वह दक्ष के ऊपर बहुत रुचि ले रहे थे। वह वास्तव में दक्ष और उसके सभी कार्यों को बहुत रुचि लेकर देख रहे थे। दक्ष ना तो अधिक दबंग था और ना ही अधीन था, वह ना तो अहंकारी था और ना ही विनम्र। इतनी खतरनाक स्थिति में होने के बाद भी दक्ष हमेशा शांत रहा। एक महान योद्धा बनने और साधना के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए योद्धाओं में ऐसे ही स्वभाव की आवश्यकता होती थी और कुलपति गजोधर ये अच्छे से जानते थे, जिसके कारण दक्ष के लिए उनके मन में रुचि जाग उठी। इसके बाद कुलपति गजोधर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम बोल सकते हो। इस पर दक्ष ने कहा, कुलपति, मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया था और मुझ बताया गया था कि संप्रदाय के एक एल्डर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आते ही संप्रदाय के एक एल्डर ने मुझ पर कई प्रकार के आरोप लगाए, जैसे कि संप्रदाय को बदनाम करना, संप्रदाय के लिए शर्म की बात होना आदि। उन्होंने मुझे संप्रदाय का अपमान और कूड़े का टुकड़ा भी कहा। फिर जब मैंने अपने बचाव में स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया, तब उन्होंने तुरंत मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं उनकी बातों का खंडन कर रहा हूं, क्योंकि मैं केवल अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था और इसके लिए सजा के रूप में वह मेरा एक हाथ काटना चाहते थे। कुलपति, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये एल्डर शावंत ही वह नहीं थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पर यह निर्णय लिया कि मैं संप्रदाय को शर्मसार करने वाला दोषी हूं? संप्रदाय के सभी शिष्यों को संप्रदाय के नियमों का पालन करने की शिक्षा देने वाले एक प्रभारी एल्डर के रूप में क्या उन्हें अपने पक्षपाती निर्णय पर अडिग रहने के बजाय संप्रदाय के नियमों का सम्मान नहीं करना चाहिए था, और क्या उन्हें संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए था? दक्ष ने ये बात तेज आवाज में कही थी, जिससे सभी शिष्यों ने दक्ष की ये बात साफ साफ सुनी थी। अब आगे क्या होने वाला है? क्या प्रतिक्रिया होगी कुलपति गजोधर की दक्ष की इस बात पर? क्या करेंगे एल्डर शावंत दक्ष की ऐसी बातें सुनकर? क्या कुलपति गजोधर दक्ष की बातों से सहमत होंगे? क्या कुलपति गजोधर अब भी एल्डर शावंत का साथ देंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न इन मार्शल वर्ल्ड सिर्फ पॉकेट नोवेल पर, और लाइक जरूर से करें और कमेंट करें।